तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं क्या बताओ इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स के बारे में। हम इस पर डिस्कस करते हैं लेटेस्ट में कोई मुद्दा जो न्यूज में रहा हो, उसमें को मैं आप लोगों को ईजी करने में और समझने में अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए, उसमें मदद करता हूँ। तो लेटेस्ट में एक रिपोर्ट थी, बेसिकली एफडीआई के बारे में रिपोर्ट थी कि इंडिया में इस साल लगभग कितना एफडीआई रहा। तो ये रिपोर्ट कहते हैं कि इंडिया में जो एफडीआई है उसमें डिक्रीज हुआ है। अब क्या मामला है, सबसे पहले तो एफडीआई किसे कहते हैं और एफडीआई किसे कहते हैं, एफडीआई का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर कमी हुई है तो हम क्यों चिंता करें, तो इसके बारे में जानेंगे। फिर एफडीआई बेसिकली कई सारे सेक्टर्स में आती है, तो कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई आती है। फिर और इंडिया में जो एफडीआई आएगी वो स्टेट्स में आती है, तो स्टेट वाइड भी हम इसका ब्रेकअप देखेंगे। दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप डायरेक्ट पूछे जाता है कई एग्जाम में कि इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे लार्जेस्ट एफडीआई होल्डर मतलब रिसीवर है, या फिर कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हो रही है, या किस कंट्री से सबसे ज़्यादा इंडिया में एफडीआई आ रही है। कई एग्जामों में ये पूछा गया। तो दोस्तों, हम चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो न्यूज ये थी कि जो इंडिया में एफडीआई इनफ्लो है ना, उसमें कमी हुई है। अब ये रिपोर्ट बेसिकली कहाँ से आई, तो बेसिकली भारत सरकार का आप लोगों ने सबको पता है एक मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ये तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे, मैंने पहले पढ़ाया भी था कि भारत में जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो इंडिया में इंडस्ट्री या उद्योगों को डेवलपमेंट करने के लिए नोडल डिपार्टमेंट है, नोडल मिनिस्ट्री है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है देश में उद्योग व्यापार को बढ़ावा देना। इसके अंडर में मैंने बताया था दो डिपार्टमेंट होते हैं। एक बहुत ही फेमस डिपार्टमेंट है जिसको मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो देश में क्या करता है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ये DPIIT बेसिकली दोस्तों एफडीआई के लिए क्या इंडिया में नोडल डिपार्टमेंट है। नोडल डिपार्टमेंट है मतलब ये डिपार्टमेंट ही पूरे इंडिया में जितनी एफडीआई आ रही है उसकी देख रेख करता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, सब कुछ इसी के हाथ में, सारी पॉलिसी बनाता है एफडीआई की रिकॉर्डिंग। तो इस जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, इसका जो DPIIT है, इसने एक रिपोर्ट जारी करी थी दोस्तों कि एफडीआई में कि 2022-23 में भारत में कितनी एफडीआई आई है। दोस्तों, हम हमेशा फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। 2022-23 का मतलब सिंपल है 1 अप्रैल 2022 से जो अभी लगभग खत्म हो गया 31 मार्च 2023, अभी तो हमारा जून चल गया। तो ये इस टाइम की रिपोर्ट, जो साल खत्म हो चुका उसके बारे में एक रिपोर्ट आई थी। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो न्यूज़ क्या थी, एफडीआई इनफ्लोज इन 2022-23। इसमें क्या डेटा रिलीज बाय किसने, हमने देख लिया DPIIT। ये दोस्तों इसका नाम याद रखना है, डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा जो हमारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में जो डिपार्टमेंट आता है, सारा जो इंडस्ट्री के रिलेटेड जितनी भी गतिविधियाँ होती है ये डिपार्टमेंट उसका काम देखता है। तो मैंने इसमें बताया कि जो डिक्रीज हुई है 22% डिक्रीज हुई है। 2021-22 में कितना था डेटा, 2021-22 में भारत में एफडीआई आया था $58 बिलियन, जो अब 22% घट के $46 बिलियन हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैंने अभी तक आपको एक चीज़ जो नहीं बताया मैंने, कि बेसिकली एफडीआई क्या होता है। अभी तक तो ये बात तो हुई नहीं, पूरी राम कहानी बता दी, कम होगी ज़्यादा होगी तो अब आप कैसे समझोगे, कम हुई तो क्या नुकसान है। तो देखो, एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो अब एफडीआई का हम मतलब समझेंगे और इसका कंपेयर करेंगे एफपीआई के साथ में। अभी इसको एक मिनट में आप सब लोग समझ जाओगे। देखो, ये इंडिया है, ये यूएसए है, ये यूरोप भी होगा। भारत में कई सारी कंपनियां हैं, टाटा है, TCS है, इन्फोसिस है इसका इस कंपनी। अमेरिका में तो दुनिया भर की कंपनियां हैं, कोका कोला है, और भी कई सारी कंपनी है, एप्पल है। तो देखो, दुनिया की प्रत्येक कंपनी दूसरे देश में निवेश करती है, अपना ज़्यादा पैसा होता है उसको कहीं ना कहीं निवेश करते हैं। जैसे एप्पल क्या करेगा, एप्पल इंडिया में आके क्या लगाएगा, प्लांट लगाएगा। तो एक देश के द्वारा दूसरे देश में की कंपनी, एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश की कंपनी में देश में कोई निवेश करना क्या कहलाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये तो होगी फॉरेन की बात, भाई विदेश से भारत में निवेश आया है, सीधी सी बात ये है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब एक देश के द्वारा दूसरे देश में निवेश किया जाना। अब ये देखो, इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, ये आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। सपोज करो ये इंडिया है, ये यूएस में कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी है, इसके पास $1 बिलियन है, ठीक है। अब ये इंडिया में दो उद्देश्य से आ सकता है। पहला तो इसको ये लगे
कि ये मुंबई है, मुंबई है ना यहाँ पे भारत में, यहाँ पे शेयर मार्केट है, क्या है, शेयर मार्केट है, कि इसको ये लगता है कि भारत का शेयर मार्केट तेजी से बढ़ने वाला है, इंडिया की कंपनी को है ना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनका शेयर बढ़ेगा, टाटा का शेयर बढ़ेगा, टाटा मोटर्स का, या अडानी का शेयर बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये इस 1 बिलियन पैसे से इस अडानी का शेयर खरीद लेगा। तो अगर इस प्रकार से कोई निवेश करता है जहां पर लाभ कमाने के उद्देश्य से दूसरे देश के शेयर मार्केट में या डेट मार्केट में निवेश किया जाता है, तो उसको कहता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FPI का मतलब समझ गया, एक देश के निवेशक द्वारा दूसरे देश में उसके शेयर मार्केट में, मतलब फिजिकल नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई कंपनी नहीं बना रहा। अभी मारुति का इंडिया में आया तो प्लांट लगाया, तो ऐसे प्लांट नहीं, सिंपल शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, शेयर खरीद लिया, जब उसको लाभ दिखेगा उसको बेच देगा, तो दिस इज कॉल्ड FPI। भाई अब इसके साथ खामी क्या, FPI किसी के सगे नहीं होते भाई, इसको क्या लेन देन है, यूएस में जो आदमी बैठा है $1 बिलियन लेके, इसको क्या लेन देन है कि इंडिया में निवेश करे। इसको लगता है कल की यार इंडिया का शेयर मार्केट अच्छा नहीं कर रहा तो चाइना का कर रहा है, ये $1 बिलियन चाइना में पहुंच जाएगा। इसको लगेगा कल से कि जापान में अच्छा कर रहा है तो जापान में पहुंच जाएगा। तो ये वोलेटाइल होता है, इसको कोई लेन देन नहीं होता, देश में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसको तो अपना पैसा कमाई बढ़ाना है, जहाँ जिस मार्केट में, जहाँ पर दुनिया के जिस भी देश में उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा ये तुरंत वहाँ पहुँच जाएगा। इसको लगेगा कि यार इंडिया में आज अच्छा नहीं कर, तो आज ही बेचे शेयर, पैसा डॉलर में कन्वर्ट किया और जापान में निवेश कर दिया। जापान में लगा कि यार जापान में मजा नहीं आ रहा, चाइना में मजा आ रहा है, जापान में बेचा, चाइना में पहुँच गया। तो इस प्रकार से ये क्या वोलेटाइल होता है, इसलिए इसको कहते हैं हॉट मनी। क्या कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं कि क्योंकि वोलेटाइल होती है, नेचर में क्या होती है, अस्थिर होती है, चंचल होती है, ये एक जगह टिक के नहीं रहती। इसलिए इसके भरोसे पर अगर कोई देश रह जाए तो वो फिर क्या होता है, बाद में दुख पाता है। इसको कभी हम बाद में डिटेल में समझेंगे और क्या क्राइसिस लेके आता है, लेकिन 1 मिनट के लिए हम क्या समझ गए, FPI का मतलब समझ गए। लेकिन एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि एप्पल कंपनी है USA में, इसके पास $1 बिलियन है। अब इसकी इच्छा है क्या कि मैं इंडिया में जाऊं, यहाँ पर एक राज्य कर्नाटका, यहाँ पर पैसा लगाऊं, एक प्लांट खोलूं, वहाँ पर मैं क्या बनाऊं, आईफोन बनाऊं और उसको फिर मैं सेल करूं। यह भी एक तरीका हो सकता है। या फिर जैसे कि मारुति है, मारुति सुजुकी जैसे जापान की है, तो जापानी कंपनी इंडिया में कोई प्लांट लगा के, फैक्ट्री लगा के कोई प्रोडक्शन करती है, तो इस प्रकार के निवेश को FDI कहते हैं दोस्तों। तो इससे क्या समझ में पड़ा हमको कि FDI का सिंपल मतलब जब कोई देश की कंपनी किसी दूसरे देश में फिजिकल एसेट में, क्या होता है, फिजिकल एसेट्स में, भौतिक संपत्ति में, कंपनी में, प्लांट में, बिजनेस में, प्रोडक्शन में निवेश करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, FDI कहते हैं। ये अच्छा माना जाता है। क्यों, अरे भाई जब कोई इंडिया में प्लांट लगाएगा तो यहाँ प्रोडक्शन होगा तो यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, एप्पल के पास नई टेक्नोलॉजी वो लेके आएंगे, तो नई कंज्यूमर को सुविधा मिलेगी, बड़े फ़ोन मिलेंगे। तो इस प्रकार से FDI बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये रोजगार को बढ़ावा देता है, टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स इनकम देता है, और साथ में क्या होता है, ये स्थायी प्रकृति का होता है। ऐसा नहीं फिर एप्पल के मालिक को जम गया कि नहीं इंडिया से चलो तो वो प्लांट को सिर पर तोप के ले जाएगा, ऐसा नहीं ले जा सकता ना। एक बार कहीं किसी ने, कंपनी ने कोई प्लांट लगा दिया इंडिया में, फैक्ट्री लगा दी, तो क्या उसको उठा के ले जाएगा कि सिर पर बैठा के, तो नहीं ले जाएगा। तो ये स्थायी प्रकृति के होते हैं। ये सामान्य तो वो लोग लगाते हैं जिनको बिजनेस करना रहता है। अब वो तो जनरली क्या होता है, स्पेकुलेटिव टाइप होता है, शेयर मार्केट में पैसा लगा के पैसा बढ़ाने के मूड में रहते हैं, उनको कोई लेन देन नहीं देश की तरक्की में, न उनको कोई प्रोडक्शन से लेन देन होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि FDI बहुत अच्छा नेचर का होता है। FDI से देश में डेवलपमेंट होता है। FDI से क्या फायदा हो, FDI से तो पहले तो बात में है कि हमारे देश में पैसे की कमी है, इंडस्ट्री लगाने के लिए, नए इंडस्ट्री लगाने के पैसे की कमी नहीं है, तो नई कैपिटल आएगी, पूंजी की उपलब्धता होगी। अगर एप्पल वाला यहाँ पर पैसा लगाएगा या सुजुकी यहाँ इंडिया में कोई प्लांट लगाएगा, तो नया इंडिया में पैसा आएगा, इससे क्या होगा, देश में रोजगार बढ़ेगा। ये बाहर से आएंगे तो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। जापानी टेक्नोलॉजी आप सबको जानते हो, साउथ कोरियन कंपनी इंडिया में लगाएगी, LG का फैक्ट्री, तो अपने साथ अपनी नई तकनीक लेके आएंगे, तो उस तकनीक से क्या कई सारे फायदे होंगे, गवर्नमेंट को कर राजस्व मिलेगा, ओवरऑल देश में क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओवरऑल पूरे देश में क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जो देश के लिए अच्छा है, गरीबी हटेगी, बेरोजगारी हटेगी। तो इस प्रकार से FDI काफ़ी अच्छा माना जाता है। फिर ये स्थायी होता है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं कि कल से सामान लेके अपना बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाएगा। तो इसलिए स्थायी प्रकृति का होता है, नेचर इन स्थायी प्रकृति का होता है, कोई चिंता की बात नहीं होती। तो इस प्रकार से FDI का अच्छा माना जाता है। तो भारत एक दुनिया में क्या है, FDI का बहुत अच्छा सोर्स है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडिया में FDI आता है। अब मुझे ये बताओ आप, ये USA है,
ये फिर मैं वही चलता हूँ एप्पल के पास में। एप्पल कंपनी के पास पैसे है, अब ये निवेश करना चाहता है तो निवेश करने के लिए इसके पास दुनिया के 200 देश हैं। दुनिया में, पूरी दुनिया में सैकड़ों देश हैं, ये तो सब आप जानते हो। चाइना है, इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है, और कई सारे एशियन, अफ्रीकन सब देश हैं। तो अब ये आदमी इंडिया में क्यों निवेश करे? ये 200 देशों में कहीं भी निवेश कर सकता है। तो फिर उसके लिए, एफडीआई के लिए दोस्तों, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? निवेश का माहौल बनाना पड़ता है। निवेश का माहौल बनाना पड़ता है। आप आओ हमारे पास में, हम क्या करेंगे? आपको सिंगल विंडो फैसिलिटी देंगे, देते हैं राजस्थान वालों को सिंगल विंडो फैसिलिटी। हम आपको क्या करेंगे? सस्ती बिजली देंगे, हम सस्ता पानी देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स में कम कर देंगे, और कई प्रकार से सुविधा देंगे। हम क्या करेंगे? रेड कारपेट बिछा देंगे आपके लिए। तो इस प्रकार से जिस देश में ऐसा माहौल होगा, कुल मिला के इसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये रिपोर्ट आती थी वर्ल्ड बैंक की, आप लोगों ने सुना होगा। तो जिस देश में व्यापार करना जितना सुगम होगा, वहाँ पर कंपनियां निवेश करेगी। तो इस प्रकार से इंडिया में वर्तमान टाइम में काफ़ी अच्छी स्थिति में है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो यहाँ पे बड़ी मात्रा में एफडीआई आ रही है। लेकिन अब चिंता करने की बात यह है कि जो ये रिपोर्ट है ना, कह रही है कि इसमें क्या हुआ, -22% में कमी आई है दोस्तों। 2021-22 में $58 बिलियन, काफ़ी अच्छी अमाउंट थी ये, काफ़ी अच्छी मात्रा में इंडिया में एफडीआई आया था। लेकिन ये कमी हुई है, और ये हो गया $46 बिलियन। कितना कमी होगी? -22%। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। पिछले एक दशक में पहली बार एफडीआई में गिरावट आई है। नहीं तो जनरली हर बार ऐसा होता था, जब हम पढ़ते थे तो हम पहले कंफर्म रहते थे कि भाई एफडीआई तो बढ़ा होगा, कितना बढ़ा ये अलग मैटर है, लेकिन हर साल एफडीआई बढ़ता ही बढ़ता था। ये पहली बार इस दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया में एफडीआई की मात्रा में कमी आई है, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। क्योंकि आप जानते हो एफडीआई के क्या क्या फायदे हैं। एफडीआई में कमी आएगी तो वो सब फायदे हमको नहीं मिल पाएंगे। तो ये एफडीआई में 22% गिरावट आई, इसको कहते हैं $46 बिलियन की। तो एक तो आपको ये डेटा याद रखना है, $46 बिलियन की एफडीआई हुई है, और ये जो एफडीआई है वो उसमें कमी आई है, इतना हमको ध्यान रखना है। एक टोटल एफडीआई इनफ्लो, देखो एफडीआई दो तरह से हम गिनते हैं। एक तो सिंपल एफडीआई अगर हम करें, एक होता है टोटल एफडीआई। बेसिकली टोटल एफडीआई और सिंपल एफडीआई डेटा में कुछ भी अंतर नहीं होता। सपोज करो ये एप्पल ने इंडिया में प्लांट लगा लिया, ठीक है, इंडिया में एप्पल ने प्लांट लगा लिया। अब इस प्लांट से कुछ पैसा कमाया, इस पैसे को वापस इसने निवेश कर दिया। समझे ना बात को? एप्पल ने इंडिया में प्लांट लगाया, कुछ प्रॉफिट कमाया, उस पैसे को वापस इंडिया की प्लांट में लगा दिया। तब देखा जाए तो बाहर से तो कोई पैसा नहीं आ रहा, इंडिया का इंडिया में पैसा है, तो एक तरह से एफडीआई नहीं है। लेकिन टोटल एफडीआई में इसको भी मान लेते हैं शामिल। जो बाहर से पैसा नया आया वो तो है ही सही, साथ में अगर कोई जो री इन्वेस्ट करता है ना, उसको भी क्या करते हैं? एफडीआई में शामिल कर लेते हैं। तो इक्विटी इनफ्लो तो है ही सही। री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, जो यहाँ पर अर्निंग कर दी उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको भी टोटल एफडीआई में शामिल किया जाता है। तो ये डेटा बढ़ के $70 बिलियन हो जाता है। लेकिन ये असली डेटा नहीं माना जाता, असली डेटा यही है दोस्तों एफडीआई का, जो है $46 बिलियन। तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है, मतलब ठीक बात नहीं है, एफडीआई को बढ़ना चाहिए था। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चीज़ का डेटा होता है वो टॉप इन्वेस्टर। भाई इंडिया में दुनिया भर के देशों से निवेश होता है, कोई यूएसए से भी होगा, ईयू से भी होगा, जापान भी आएगा, चाइना भी आएगा, दुनिया के हर देशों से पैसा आता है। तो भारत में कौन सा देश सबसे ज़्यादा एफडीआई पैसा आता है? ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई एग्जामों में पूछा गया। तो इस बार का जो टॉप किया हुआ है दोस्तों सिंगापुर में, सिंगापुर से इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा आया है। मतलब सिंगापुर से क्या हुआ? सबसे ज़्यादा एफडीआई है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों मॉरिशस, और थर्ड नंबर पर आता है यूएसए। ये तीनों रैंकिंग याद रखनी है, इवन मेंस में भी 20 शब्द में पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एफडीआई करने वाले देशों में भारत के 3 देशों की रैंक बताओ, तो हम आराम से बता सकते हैं। अब आपको ये नाम सुन के अजीब नहीं लगा? मुझे लगा। क्यों सर? ये मॉरिशस तो मच्छर सा देश है, मॉरिशस देश को तो हम नक्शे में जानते भी नहीं। अमेरिका है, अमेरिका से ऊपर मॉरिशस है, चाइना से ऊपर है, जापान से तो इतना बड़ा महाशक्ति है, यूरोप में फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इन सबसे ज़्यादा एफडीआई इसके पास ऐसा कितना पैसा आ गया कि मॉरिशस इतना बड़ा देश है क्या? या सिंगापुर, सिंगापुर तो सर मुंबई से भी छोटा देश है। सिंगापुर तो एक सिटी स्टेट है, मतलब एक शहर को क्या देश का दर्जा दे रखा है, मुंबई की तरह है सिंगापुर। तो इसमें इतना पैसा आ गया कि ये अमेरिका से भी ऊपर चल गया, ब्रिटेन से भी ऊपर चल गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। बेसिकली मॉरिशस से क्या होता है, ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करते हैं। मॉरिशस में मॉरिशस का पैसा नहीं दोस्तों, मॉरिशस में क्या है, मॉरिशस में ये मॉरिशस वालों का पैसा नहीं जो इंडिया में एफडीआई के रूप में आ रहा है। बेसिकली मॉरिशस में क्या होता है, टैक्स में कई छूट होती है। तो अमेरिका का व्यक्ति है तो ये पहले क्या करेगा, यहाँ मॉरिशस में रजिस्टर्ड कराएगा अपने आप को, यहाँ कंपनी खोलेगा, फिर यहाँ से पैसा लगाएगा। अमेरिका से पहले पैसा पहुंचेगा मॉरिशस, फिर मॉरिशस के थ्रू इंडिया में क्या करेगा, पैसा निवेश करेगा। तो ये मॉरिशस में टैक्स में छूट होने के कारण यहाँ कंपनियां रजिस्टर्ड कराती है, फिर यहाँ से पैसा इंडिया में ट्रांसफर करती है। ऐसा सिंगापुर है, सिंगापुर बहुत बड़ा क्या है, वो है फाइनेंशियल हब है।
तो वहाँ से क्या कई कंपनियां रजिस्टर करके रखती है, फिर वहाँ से पैसा घुमा के इंडिया में लगाती है, इसलिए इन देशों का, छोटे देशों का नाम इसमें टॉप पे है। तो ये 3 नाम आपको हमेशा याद होने चाहिए। सिंगापुर पे नंबर 1 सिंगापुर, दूसरा मॉरिशस, थर्ड यूएसए है, फोर्थ यूएई है, और 5 नीदरलैंड है। नीदरलैंड, जी हाँ, नीदरलैंड आज की डेट में इंडिया का बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर बन रहा है, एफडीआई में भी, चाहे ट्रेडिंग में भी, बिजनेस में भी। नीदरलैंड टॉप पे, यूरोप में आज की डेट में काफ़ी अच्छा इंडिया के साथ व्यापार चल रहा है इसका, नीदरलैंड का। तो इसके बाद दोस्तों एक और रैंकिंग हमको याद रखनी है, वो है कि अब ये जो एफडीआई आता है ये कोई कोई क्षेत्र में आएगा। हो सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कोई कार कंपनी में आए, हो सकता है कोई सर्विस सेक्टर में आए, हो सकता है कंप्यूटर में के फील्ड में आए। तो कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा आ सकता है? हो सकता है ट्रांसपोर्ट में आए, हो सकता है अर्बन डेवलपमेंट में आए, कोई भी फील्ड में आ सकता है। दुनिया भर के तमाम तरह के फील्ड हम देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये तो सब हम देखते हैं। एग्रीकल्चर में भी आती है, एग्रीकल्चर में भी एफडीआई आता है, कई एग्रीकल्चर कंपनियां भारत में आके निवेश करती है। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन से फील्ड में आया? तो ये दोस्तों कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये काफ़ी टाइम से, जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से देख रहा हूँ, तब से ही सबसे ज़्यादा एफडीआई इसी में आता है, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। स्पेशली बेंगलोर वगैरह में कई बड़ी बड़ी कंपनियां, फॉरेन की कंपनियां निवेश करती है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, बहुत सारा पैसा आता है। तो सबसे ज़्यादा पैसा कौन से सेक्टर में निवेश होता है? कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद एक और डाटा होता है, अब ये एफडीआई जो आई वो कोई स्टेट में आती होगी ना, ऐसे थोड़ी कि हवा में आती है। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन से स्टेट में आती है? तो दोस्तों सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा जीडीपी कौन से देश राज्य की है? सबसे बड़े राज्य जीडीपी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मुंबई जैसे बड़े महानगर है, और पुणे जैसा है, और काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है महाराष्ट्र में। तो सबसे ज़्यादा जो देश में एफडीआई आती है वो महाराष्ट्र में आती है। सेकंड नंबर पर दोस्तों है कर्नाटका। कर्नाटका आप जानते हो भारत की क्या है? कर्नाटका में क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु क्या है? दुनिया की आईटी कैपिटल है इंडिया की। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन कंपनियां जो आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई होती है वो यहाँ पर एफडीआई के रूप में पैसे लाके निवेश करती है। इसलिए हमको ये 2 राज्यों का नाम याद रखना है। कर्नाटका याद नहीं है तो कम से कम महाराष्ट्र तो हमको याद रखना है, सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य इंडिया में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करता है, तो हमको टिक लगाना है महाराष्ट्र पर। तो दोस्तों अभी के लिए हमारा यही मुद्दा यहीं खत्म होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।